हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अनुपम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान विषय के अंतर्गत जीव विज्ञान टॉपिक पर। जीव विज्ञान एक महत्वपूर्ण शाखा है विज्ञान की। तो जीव विज्ञान की क्लासेस आज से स्टार्ट की जा रही हैं। तो जीव विज्ञान पर आज हम बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि एक क्रम होना चाहिए। विज्ञान तो क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुनियोजित अध्ययन का ही एक माध्यम है। तो या अध्ययन को ही हम कहते हैं विज्ञान। तो जीव विज्ञान को हम क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। जीवन की उत्पत्ति के बारे में, चूँकि जीवन का ही अध्ययन करना है, हमें जीवों का अध्ययन करना है ना। तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि पहले हम ये जान लें कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। इन बातों पर हम बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे जीव विज्ञान के अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद हम बात कर लेंगे, इसको संक्षेप में पढ़ेंगे जितना विज्ञान के लिए, जीव विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। जितना जीव विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है, जितने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उतना ही पढ़ेंगे, जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद हम पढ़ेंगे जीवन की उत्पत्ति। हालांकि जीवन की उत्पत्ति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कई सारी अवधारणाएं हैं, कई सारी परिकल्पनाएं हैं, लेकिन जो सर्वमान्य परिकल्पना है उसी पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जीव विज्ञान में आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कई सारे सिद्धांत प्रचलित हैं, लेकिन जो ब्रह्मांड के उत्पत्ति की सर्वमान्य अवधारणा है, जिसको सभी विद्वान मानते हैं, वो अवधारणा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई भाई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई बिग बैंग या महाविस्फोट से। अच्छा, महाविस्फोट को बताने वाला सिद्धांत कौन सा है, ये सब भी पूछा जाएगा आपसे। तो सबसे पहले हम ब्रह्मांड को जान लेते हैं कि ब्रह्मांड आखिर है क्या, है ना। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि ब्रह्मांड है क्या। ब्रह्मांड अर्थात यूनिवर्स है क्या ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड मुख्यतः दो चीज़ों से बना है। कौन कौन सी? एक तो होता है द्रव्य और दूसरा है ऊर्जा। ब्रह्मांड का निर्माण किससे हुआ है? द्रव्य और ऊर्जा से ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो ये द्रव्य और ऊर्जा एक दूसरे में आपस में कन्वर्ट भी हो सकते हैं, बदल सकते हैं। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन महोदय ने एक सिद्धांत दिया था। आइंस्टीन ने कौन सा सिद्धांत दिया था भाई? सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसमें इन्होंने ये बताया E बराबर mc²। ये तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा। m क्या है? द्रव्यमान है ना। m द्रव्यमान है, E क्या है? E ऊर्जा है। तो ऊर्जा और द्रव्यमान आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। c क्या है? c प्रकाश की चाल है। तो c का मान भी आपको बताया जाएगा जब फिजिक्स पर बात होगी, है ना। प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होती है, कांच में क्या होती है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल होती है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वही c का मान है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो ऊर्जा और द्रव्यमान आपस में बदल सकते हैं। तो ब्रह्मांड हमारा किससे निर्मित है? द्रव्य और ऊर्जा से निर्मित है। तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अच्छा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, बेसिकली हमें ये पढ़ना है सबसे पहले। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताने वाले तो वैसे कई सिद्धांत हैं, कई सारे विद्वान हैं जिन्होंने अपने मत दिए हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे जो सर्वमान्य मत है। उत्पत्ति के बारे में बताने वाला सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? तो वो है बिग बैंग थ्योरी, यानी महाविस्फोट सिद्धांत। इसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई? महाविस्फोट सिद्धांत। अच्छा, ये महाविस्फोट है क्या, इस पर भी बात करेंगे। महाविस्फोट सिद्धांत, और इसको किसने दिया है, इस पर भी बात करेंगे। तो महाविस्फोट सिद्धांत है क्या, इसमें क्या बताया गया, पहले तो ये जान लीजिए। इसमें ये बताया गया कि शुरुआत में एक सबसे बहुत ही छोटे आकार का पार्टिकल था। पूरा ब्रह्मांड जो मंदाकिनी है, ग्रह उपग्रह हैं, तारे हैं,
उन सभी का द्रव्य और उन सब की ऊर्जा एक छोटे से पार्टिकल में समाया था। एक गोलक बोल सकते हैं इसे, एक छोटी सी गोली बोल सकते हैं आप। सिंगुलैरिटी भी इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सिंगुलैरिटी। तो शुरुआत में संपूर्ण द्रव्यमान और ऊर्जा एक छोटे से गोलक के रूप में था। उसका आयतन बहुत ही कम था, है ना, बहुत ही कम आयतन घेर रहा था वो, है ना। जो गोलक है छोटा सा, इसमें ही ऊर्जा पूरी निहित थी पूरे ब्रह्मांड की, इसमें ही पूरा द्रव्यमान निहित था। तो इसका आयतन बहुत कम था। अगर आयतन कम है तो जाहिर सी बात है घनत्व तो बहुत ज़्यादा रहेगा, और इसमें जो है ऊर्जा भी अपार थी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा थी इसमें, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा इसी में थी। तो ब्रह्मांड की ऊर्जा और द्रव्यमान इसी में था, तो जाहिर सी बात है घनत्व तो ज़्यादा है, तो इसमें अचानक विस्फोट हो जाता है। क्या हो जाता है? इसमें विस्फोट हो जाता है। अच्छा, ये जो सिंगुलैरिटी है, जो ये छोटा सा गोलक है, ये निर्मित था, इसे कहेंगे गॉड पार्टिकल। क्या बोलेंगे? गॉड पार्टिकल। या फिर हमारे भारत के एक वैज्ञानिक थे सत्येंद्रनाथ बोस। सत्येंद्रनाथ बोस ने एक थ्योरी प्रस्तुत की थी, बोसन थ्योरी। तो इसे बोलते हैं गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसन। क्या बोलेंगे? हिग्स बोसन। तो इसी से निर्मित था ये हमारा ब्रह्मांड। इसमें हो जाता है विस्फोट। जब विस्फोट हो जाता है तो इसमें बहुत सारी मंदाकिनी बनती हैं, है ना, बहुत सारी मंदाकिनी बनती हैं, तारे बनते हैं और ग्रह उपग्रह बनते हैं। इसके बाद, है ना, महाविस्फोट में यही होता है, बेसिकली यही हुआ था। ऐसी परिकल्पना है, ऐसी अवधारणा है। तो इन सब बारे में और अधिक बात करें तो महाविस्फोट से रिलेटेड जो फैक्ट पूछे जाते हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। तो महाविस्फोट कब हुआ था? तो आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। 15 अरब वर्ष पूर्व हुआ था महाविस्फोट। अच्छा, 15 अरब वर्ष पूर्व महाविस्फोट हुआ था। ये महाविस्फोट सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया? पहला फैक्ट तो ये है, 15 अरब वर्ष पूर्व महाविस्फोट हुआ था और इसको प्रस्तुत किया किसने, ये सिद्धांत दिया है? तो बेल्जियम के एक वैज्ञानिक हैं एब जॉर्ज लेमेंतेयर। क्या नाम है उनका? वैसे तो नाम है, किताबों में आपको लेमेंतेयर ही हो सकता है मिले। इनका पूरा नाम था एब जॉर्ज लेमेंतेयर। ये बेल्जियम के निवासी थे। कहाँ के थे? बेल्जियम के निवासी थे। तो इन्होंने ही ये सिद्धांत दिया, बिग बैंग थ्योरी दिया था इन्होंने। अच्छा, इस सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया? आगे इसकी व्याख्या किसने की? तो रॉबर्ट वेगनर साहब ने इसकी व्याख्या की। रॉबर्ट वेगनर महोदय ने इसकी व्याख्या की है। तो इस बात को भी आप याद रखें। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सर्वमान्य अवधारणा आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया? लेमेंतेयर ने दिया। कब उत्पत्ति हुई ब्रह्मांड की? अगर ये पूछा जाए तो 15 अरब वर्ष पूर्व उत्पत्ति हुई। इन्होंने क्या बताया? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई? 15 अरब वर्ष पूर्व हुई। इसकी आगे व्याख्या किसने की? रॉबर्ट वेगनर ने इसकी व्याख्या की है आगे। इन सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं कि अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई है, तो अब पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई? तो हमने आपको बताया कि आज से 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। एक टाइमलाइन बना लेते हैं। यहाँ पर मान लो आज है ना, आज हम लोग इस काल पे हैं, इस समय में है, ये टाइमलाइन है। तो आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व, है ना, 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई यहाँ पर, है ना। ये आज है, ये 15 अरब वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। उसके बाद लगभग 10.5 अरब वर्ष बाद, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से 10.5 अरब वर्ष बाद पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, सौर मंडल का विकास होता है। यहाँ से अगर बात करें तो 10.5 अरब वर्ष बाद, यहाँ से देखें तो 10.5 अरब वर्ष बाद, लेकिन आज से अगर कहें तो 4.6 अरब वर्ष पूर्व। ये तो है 10.5 अरब वर्ष बाद यहाँ से, लेकिन यहाँ आज से देखें तो आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व,
हमारे सोलर सिस्टम का विकास हुआ, सौरमंडल का विकास हुआ है, तो सौरमंडल में अन्य ग्रह भी हैं। तो पृथ्वी का जो विकास हुआ, पृथ्वी की उत्पत्ति, यहाँ पर क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, 4.6 अरब वर्ष पूर्व। आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, इस बात को भी याद रखें। अच्छा, ये जो 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तो शुरुआत में पृथ्वी एक गैसीय गोले के रूप में थी, घूर्णनशील था, है ना। पृथ्वी जो था एक गैसीय गोला था जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, उस पर भूपटल का निर्माण नहीं हुआ था, है ना। तो 4.6 अरब वर्ष पूर्व जिस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जिस पृथ्वी का निर्माण हुआ, वो एक गैसीय गोले के रूप में था, सारे तत्व गैसीय फॉर्म में थे, है ना। 0.6 अरब वर्ष लगेंगे यहाँ से, तो इस पर भूपटल का निर्माण होगा। यहाँ पर इतने सालों में यहाँ पर आ जाएगा 4 अरब वर्ष पूर्व। यहाँ पर जो टाइम आएगा वो क्या आएगा, 4 अरब वर्ष पूर्व। तो 4.6 से ये 4 अरब वर्ष वाला जो टाइम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है, इसे बोला जाएगा आजीवी महाकल्प। क्या बोला जाएगा, आजीवी महाकल्प। जो भूपटल के निर्माण का काल है, इसे बोलेंगे आजीवी महाकल्प। एक काल है, इसे आपको ऐसे ही जानकारी के लिए याद रखना है। यहाँ पर क्या होता है, भूपटल का निर्माण होता है। किसका निर्माण, भूपटल का निर्माण होता है ना। तो इस बात को भी याद रखें, जानकारी है ये, बेसिक सी जानकारी आपको होनी चाहिए। अच्छा, 4 अरब वर्ष पूर्व से लेकर आज तक के समय को हम कहेंगे जीवी महाकल्प। क्या बोलेंगे, जीवी महाकल्प या जोइक इरा, इसे बोलेंगे आजोइक इरा, इसे बोलेंगे जोइक इरा या जीवी महाकल्प, है ना। तो इसी जीवी महाकल्प का एक भाग है आर्कियोजोइक महाकल्प। क्या नाम है, आर्कियोजोइक महाकल्प। तो आज से 3.8 अरब वर्ष पूर्व, आज से 3.8 अरब वर्ष पूर्व, आज से 3.8 अरब वर्ष पूर्व जीवी महाकल्प के आर्कियोजोइक महाकल्प में जीवन की उत्पत्ति हुई। भाई भूपटल का निर्माण हुआ, उसके बाद कुछ समय लगेगा, तो 3.8 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति होती है। कहाँ पर होती है, तो आदि सागर में, सागर में ही होती है जीवन की उत्पत्ति। और किसके रूप में, जो पहला जीव बना वो क्या बना, पहला जो जीव बना वो क्या बना, आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए, हालांकि इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल बना था, है ना। और इस सागर में इसकी उत्पत्ति हुई है, नील हरित शैवाल बना, जिसे हम कहेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी की स्पेलिंग इंग्लिश में पूछी जा सकती है, ALGAE होती है इसके स्पेलिंग। तो नील हरित शैवाल आदि सागर में बनने वाला प्रथम जीव है, या इस ब्रह्मांड का प्रथम जीव है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इन बातों को याद रखें। आगे बात कर लेते हैं कि जीवन की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे, उसके बारे में क्या क्या अवधारणाएं दी गई, क्या क्या सिद्धांत दिए गए, सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है, किसने दिया है, और वो सिद्धांत एक्चुअल में है क्या, इन बातों पर भी बात कर लेते हैं। जीवन की उत्पत्ति के बारे में जो सर्वमान्य सिद्धांत दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया, आइए आपको बताते हैं। अब हम बात कर रहे हैं जीवन की उत्पत्ति के बारे में। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, हालांकि इसके बारे में बहुत सारे तर्क दिए गए, कुछ वैज्ञानिक तर्क, कुछ धार्मिक तर्क भी दिए गए। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। जो सर्वमान्य बातें हैं जो परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं, उन बातों पर हम बात कर रहे हैं। तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में जो सर्वमान्य अवधारणा है, वैसे तो बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, सर्वमान्य अवधारणा 1924 में दी गई। 1924 में एक रूस के वैज्ञानिक हैं, जैव रसायन शास्त्री हैं, ये रूस के हैं, AI ओपेरिन।
अलेक्जेंडर इवानोविच ओपेरिन, इनका पूरा नाम है AI ओपेरिन, इसको शॉर्ट में कह सकते हैं। तो सर्वमान्य जो जीवन की उत्पत्ति के बारे में अवधारणा किसके द्वारा दी गई? AI ओपेरिन महोदय के द्वारा दी गई। कब दी गई? 1924 में दी गई। कहाँ के ये निवासी थे? रूस के निवासी थे, है ना। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्या नाम है? ओरिजिन ऑफ लाइफ। हिंदी में भी आप लिख लें, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना, जीवन की उत्पत्ति। इन्होंने एक किताब लिखी थी। इसमें जो ये किताब लिखते हैं, इसमें एक सिद्धांत देते हैं। उस सिद्धांत का नाम क्या है? भौतिकवाद। हिंदी में क्या बोलेंगे? उस सिद्धांत का नाम है भौतिकवाद। ये तो किताब का नाम है, ये किसका नाम है? ये इनकी पुस्तक का नाम है ना। और इसमें एक सिद्धांत देते हैं भौतिकवाद या पदार्थवाद। पदार्थवाद और क्या बोलेंगे? मैटेरियलिस्टिक। जो लोग इंग्लिश में लिखें वो क्या लिखेंगे? मैटेरियलिस्टिक थ्योरी दी, मैटेरियलिस्टिक थ्योरी इन्होंने दी। तो इस किताब में इन्होंने ये सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में ये क्या बताते हैं उस पर बात करते हैं। ओपेरिन महोदय इसमें बताते हैं कि जीवन की उत्पत्ति आखिरकार हुई कैसे। भाई पृथ्वी की उत्पत्ति एक घूर्णनशील गैसीय गोले के रूप में हुई थी। गैसीय गोले के रूप में पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, है ना। समय बीतता जाएगा, इस समय बहुत सारे तत्व विद्यमान थे। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये कुछ तत्व हैं। यहाँ पर इनकी अधिकता होगी। और सबसे अधिक ब्रह्मांड में तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा क्रियाशील भी यही था, है ना। सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन के परमाणु थे और इसके परमाणु बहुत ज़्यादा स्वतंत्र अवस्था में भी थे और सबसे ज़्यादा क्रियाशील भी थे। तो प्रारंभ में हाइड्रोजन के परमाणु जो थे वो इस गैसीय गोले पर बहुत ज़्यादा मात्रा में थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इस पृथ्वी पर जब टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा डाउन हो जाएगा, है ना, तो समय बीतेगा, तो हाइड्रोजन के परमाणुओं ने अलग अलग परमाणुओं के तत्व, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के साथ मिलकर कुछ पहले तो अकार्बनिक यौगिक बनाए, कुछ तत्व भी बनाए, हालांकि अकार्बनिक यौगिक भी बनाए। जैसे हाइड्रोजन के स्वतंत्र परमाणुओं ने नाइट्रोजन के परमाणुओं के साथ मिलकर NH3 यानी अमोनिया का निर्माण किया। ऑक्सीजन के स्वतंत्र परमाणु आदि वायुमंडल में नहीं थे। जो परमाणु थे ऑक्सीजन के, उनके साथ हाइड्रोजन ने मिलकर क्या बना लिया? H2O बना लिया। क्या बनाया? H2O यानी जल का निर्माण किया। ठीक, लेकिन ये जल वाष्प के ही रूप में था। कैसे था? वाष्प के रूप में, क्योंकि अब भी टेम्परेचर कितना था? 3000 से लेकर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था। 3000 से लेकर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था इस घूर्णनशील पृथ्वी का टेम्परेचर। तो धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। ये पहले तो अकार्बनिक यौगिक बने। कैसे यौगिक? अकार्बनिक। धीरे धीरे अकार्बनिक यौगिक बनते हैं, है ना। अकार्बनिक यौगिक के बाद कार्बन के तत्व भी इसमें जुड़ते जाएंगे। तो अकार्बनिक यौगिक के बाद कुछ कार्बनिक यौगिक बनेंगे, है ना। पहले सरल या सिंपल वाले कार्बनिक यौगिक बनेंगे, है ना। पहले सिंपल वाले कार्बनिक यौगिक बनेंगे, फिर जटिल कार्बनिक यौगिक बनेंगे। जैसे मीथेन का निर्माण होगा, है ना। मीथेन का फॉर्मूला क्या? CH4, कार्बन और हाइड्रोजन। तो पहले मीथेन का निर्माण, जैसे मीथेन हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, अमीनो अम्ल, शुगर हो गया, है ना, चीनी फॉर्मूला होता है, शुगर हो गया। ऐसे कुछ कार्बनिक यौगिकों का भी निर्माण हुआ, है ना। प्रारंभ में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक थी, हाइड्रोजन तत्व की मात्रा सर्वाधिक थी। तो वातावरण प्रारंभ में, आदि वातावरण आपसे पूछा जाए तो कैसा था? चूँकि हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा थी तो आदि वातावरण जो था वो अपचायक था। कैसा था? अपचायक। अपचायक का मतलब हाइड्रोजन की संख्या बहुत ज़्यादा थी, रिड्यूसिंग।
आदि वातावरण कैसा था, रिड्यूसिंग या अपचायक था। तो इस बात को भी याद रखें। तो सबसे पहले अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है, जैसे अमोनिया हो गया, H2O हो गया। इसके बाद कुछ कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ, जैसे मेथेन, अमीनो अम्ल, शुगर। इसके बाद कार्बनिक यौगिकों से ही कुछ ऐसे तत्वों का, कुछ ऐसे यौगिकों का निर्माण हुआ जिससे हमारे प्रथम जीव की उत्पत्ति संभव हुई। हालांकि बात को याद रखना, आदि वातावरण अपचायक था। ऐसा वातावरण आज का नहीं है कि नए जीव की उत्पत्ति हो सके। तो प्रारंभ में ऐसा वातावरण था कि एक जीव की उत्पत्ति हो गई, जीवों की उत्पत्ति हुई। तो कैसे उत्पत्ति हुई, ये तो अवधारणा है, ऐसा बताया गया। ऐसा सिद्ध किसने किया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एक्सपेरिमेंट के आधार पर भी इसको सिद्ध किया जाता है। एक वैज्ञानिक आते हैं 1955 में, एक वैज्ञानिक आते हैं स्टैनले मिलर। क्या नाम है, स्टैनले मिलर। स्टैनले मिलर ने 1955 में AI ओपेरिन के सिद्धांत की पुष्टि की, इसको सिद्ध किया। कैसे सिद्ध किया, प्रारंभ में तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, यही कुछ तत्व थे, है ना। वैसे तो बहुत सारे तत्व थे, लेकिन जीवों के संयोजन में जितने तत्व भाग लेते हैं हम उस पर बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन सर्वाधिक संख्या में थे। इन्होंने मिलकर पहले अकार्बनिक यौगिक जैसे NH3, H2O जैसे अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया जिसमें कार्बन नहीं था। बाद में कुछ कार्बनिक यौगिकों का भी निर्माण होता है। कार्बनिक यौगिकों में पहले सरल कार्बनिक यौगिक बनेंगे, फिर उसके बाद जटिल कार्बनिक यौगिक भी बनेंगे। इन कार्बनिक यौगिकों में जैसे CH4 यानी मीथेन हो गया, शुगर, अमीनो अम्ल, ये सब बने, है ना। अमीनो अम्ल, ये सारी चीज़ें बनी। फिर बाद में क्या हुआ, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल मिलकर क्या बना लेंगे, न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोप्रोटीन बनाएंगे। न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है भाई, ये न्यूक्लियोप्रोटीन जो है एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जिसमें द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। सेल्फ डुप्लीकेशन या स्वतः द्विगुणन, या 1 से 2 हो जाता है अपने आप, स्वतः द्विगुणन की क्षमता इसमें पाई जाती है। तो ये जो न्यूक्लियोप्रोटीन है, मेम्ब्रेन युक्त न्यूक्लियोप्रोटीन को हम आदि कोशा कहते हैं, या प्रारंभिक जीव जो था वो मेम्ब्रेन युक्त न्यूक्लियोप्रोटीन के समान था, जिसे हम कहते हैं आदि कोशा। कौन थी, ये तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी। सबसे पहले तो यूकैरियोटिक का निर्माण होगा नहीं, प्रोकैरियोटिक कोशिका 2 प्रकार की है। हम बात करेंगे जब कभी कोशिका पर बात होगी, है ना। आगे आने वाले वीडियोज में हम कोशिका के बारे में भी बात करेंगे। ये प्रोकैरियोटिक या सरल कोशिका है ना। आदि कोशिका क्या है, ये मेम्ब्रेन युक्त न्यूक्लियोप्रोटीन, मेम्ब्रेन युक्त जो न्यूक्लियोप्रोटीन है यही आदि कोशिका के रूप में थी। अच्छा, प्रथम जीव क्या है, यही जो आदि कोशिका है, ये प्रथम जीव जो माना जाता है, प्रथम जीव माना जाता है नील हरित शैवाल। क्या बोलेंगे इसको, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोलेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इस तरह से एक जीव की उत्पत्ति हुई। पहले कार्बनिक यौगिक, पहले अकार्बनिक फिर कार्बनिक यौगिक बने। कार्बनिक यौगिकों में जो न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन मिलकर न्यूक्लियोप्रोटीन बना लेंगे। न्यूक्लियोप्रोटीन के ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ जाती है। मेम्ब्रेन युक्त इस संरचना को ही आदि कोशिका माना गया, क्योंकि इसमें सेल्फ डुप्लीकेशन या स्वतः द्विगुणन की क्षमता थी। फिर धीरे धीरे इसे से प्रथम जीव का निर्माण हो जाता है। प्रथम जीव क्या माना जाता है, नील हरित शैवाल को माना जाता है, या ब्लू ग्रीन एल्गी को माना जाता है। यही प्रथम जीव है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, इस समय जब नील हरित शैवाल का निर्माण हो गया तो धीरे धीरे यहाँ पर ये नील हरित जो शैवाल है ना, ये नील हरित शैवाल, नील हरित ये जो शैवाल हैं ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो ऑक्सीजन मुक्त होती है,
और ऑक्सीजन जब धीरे धीरे मुक्त होने लगी तो हमारा वातावरण जो पहले अपचायक था, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा थी, तो अपचायक से हमारा वातावरण जो है ये ऑक्सीकारक में कन्वर्ट हो गया। वातावरण कैसे हो गया? ऑक्सीकारक हो गया। पहले जो रिड्यूसिंग था वो ऑक्सीडाइजिंग में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीकारक हो गया हमारा वातावरण। तो इस घटना को बोलते हैं ऑक्सीजन क्रांति। क्या बोलते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन क्रांति क्या है, तो वातावरण का अपचायक से ऑक्सीकारक में, ऑक्सीकारक, वातावरण का अपचायक से ऑक्सीकारक में बदलने की जो घटना है, इसे ही ऑक्सीजन क्रांति या ऑक्सीजन रिवोल्यूशन कहा गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन क्रांति क्या है, तो प्रारंभ में जो आदि वातावरण था वो अपचायक था। अपचायक से जब नीलहरित शैवालों का या प्रथम जीव का निर्माण हुआ, धीरे धीरे ऑक्सीजन मुक्त हुई, तो अपचायक से ऑक्सीकारक में हमारा वातावरण बदल गया। यही घटना कहलाती है ऑक्सीजन क्रांति या ऑक्सीजन रिवोल्यूशन। इस बात को भी याद रखें। तो इस तरह से हमारे आज के वातावरण का निर्माण हुआ। हालांकि यहाँ से कुछ फैक्चुअल प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं आपसे, तो उन फैक्चुअल प्रश्नों को भी याद रखें। देखो, सजीव के संयोजन में अगर आपसे पूछा जाए कुल कितने तत्व भाग लेते हैं, सजीव के संयोजन में कुल कितने तत्व भाग लेते हैं, तो 27 तत्व आप बताएंगे। 27 तत्व भाग लेते हैं। जो सजीव के संयोजन में भाग लेने वाले शीर्ष तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो है, पहले नंबर तो ऑक्सीजन है, दूसरा नंबर है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो सजीव के संयोजन में भाग लेने वाले मुख्य रूप से 4 तत्व कौन से हैं, या सजीव के संयोजन में भाग लेने वाले 4 तत्व कौन से हैं? तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन है 65%, कार्बन है 18.5%, हाइड्रोजन है 9.5% और नाइट्रोजन है 3.3%। तो इन सब बातों को भी याद रखें। आपसे ऐसे फैक्चुअल प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अच्छा, सजीव के संयोजन में अगर कार्बनिक और अकार्बनिक पूछे जाए आपसे, अकार्बनिक पदार्थ पूछा जाए, तो यहाँ पर तो 80% जल होता है। क्या होता है? 80% जल होता है। इसके बाद 1% खनिज और लवण होते हैं, है ना, मिनरल्स और साल्ट। 80% तो जल होता है, 1% खनिज और लवण होता है। अच्छा, कार्बनिक पदार्थ अगर आपसे पूछे जाएं, कार्बनिक पदार्थ, तो क्या बताएंगे आप? भाई शीर्ष 4 तत्व तो यही होते हैं। कार्बनिक पदार्थ अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे ज़्यादा कौन सा पदार्थ होता है? सबसे ज़्यादा होता है प्रोटीन, उसके बाद होता है वसा, उसके बाद होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बनिक पदार्थ पूछे जाएं तो सबसे ज़्यादा होता है प्रोटीन 14%, वसा होता है 3% और कार्बोहाइड्रेट होता है 1%। तो इसकी मात्रा भी याद रखें, 14, 3, 17, 1, 18, 80, 18, 98, 1, 99%। तो यही सब हो गया। और भी बहुत सारे सूक्ष्म मात्रा में तत्व पाए जाते हैं। तो इन सारे फैक्ट्स को भी आपको याद रखना है, प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बाद हमने आपको बताया कि जीवन की उत्पत्ति या फिर प्रथम जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से सिद्धांत दिए गए, किसके द्वारा दिए गए, इन सारे बिंदुओं पर हमने बात किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ।